उसका शब्द जो रहता है ना, रेलते हैं पेलते जैसे शब्दों से जाके हिट हुआ है, तो उसको बोलने चाहते हैं थोड़ा ज्ञान बढ़ा लो, हर जगह मुंडी घुसेड़ना जरूरी नहीं है। वो बिहारे में घुसेड़ना, यहाँ नौटंकी मत करना। आप एक पत्रकार आते हैं, बिहार के पत्रकार कहते हैं कि झारखंड में 1932 कैसे लागू हो जाएगा, उस पत्रकार को क्या कहना चाहते हैं? आप एक दिन स्टडी करके आइएगा, और अगर नहीं होता है, अगर औकात है, हिम्मत है, तो इस खतियान पर और कभी भी डिबेट करने के लिए बैठ जाइएगा, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे। किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं? जेएमएम कर रही है 1932 लागू करेंगे, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी है जो उसका खुला विरोध करेंगे। झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है। मोतीलाल जी से हम जानना चाहते हैं कि 1932 ही आखिर क्यों, और भी बहुत बार सर्वे हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये तो बाहरी जनता पार्टी है, ये यहाँ सरकार नहीं बनाएगी, किसी और अन्य राज्यों में सरकार बना लेगी। शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि इस बार सदन जब चलेगा तो 1932 सबसे पहले लागू किया जाएगा। हाँ, लेकिन 1932 नहीं चल सकता। कितना घोंचू जैसा बात करते हैं आप, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दूसरी बार जब आइएगा ना तो थोड़ा अकल में ताला रखिएगा। जब आंदोलन शुरुआत हो रहा था तो भाषा को लेकर शुरुआत हो रहा, अभी खतियान को लेकर चल रहा, क्या भाषा का आंदोलन, भाषा का लड़ाई आप लोग का समाप्त हो चुका है? उर्दू जो है, उर्दू अतिरिक्त या क्षेत्रीय विषय नहीं है, वो खुद मान रही है। जोहार और नमस्कार। झारखंड में अभी 1932 को लेकर राजनीति गर्मा गई है। सदन के अंदर मुख्यमंत्री जी कहते हैं 1932 लागू होगा, झारखंड में ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा, और सदन के बाहर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ जी कहते हैं कि 1932 किसी भी हाल में लागू किया जाएगा। इसी 1932 को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ है आंदोलनकारी मोतीलाल महतो, जो कि अपने आवाज़ को बुलंद तरीके से रखते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। दादा, सबसे पहले तो स्वागत है हमारे चैनल पे। जोहार जोहार। दादा, सदन में जब सदन चल रहा था तो मुख्यमंत्री जी कहें 1932 किसी भी हाल में लागू करेंगे, इधर शिक्षा मंत्री भी जी कह रहे हैं कि 1932 लागू करेंगे। लग रहा है ना 1932 लागू हो जाएगा? देखिए, सरकार तो शुरू से कहती आ रही है, उसका मैनिफेस्टो में शामिल है। जब सरकार चुनाव भी लड़ी है तो इस सबसे मेन मुद्दा इसी के एजेंडा में सबसे पहले इसी को लाई थी। और दिसोम गुरु जो शिबू सोरेन है वो भी बार बार बोले, जगन्नाथ महतो जी हैं वो भी बार बार बोल रहे हैं। लेकिन एक इस सरकार पर एक शंका पैदा होता है कि 3 साल के कार्यकाल बीत जाने के बाद भी अभी तक वो प्रस्ताव नहीं ला पाई, और बीच बीच में जब भी इसका उपचुनाव रहता है तब ये बोलती है कि मतलब हम 1932 का खतियान लागू करेंगे। लेकिन पिछला सत्र में मुख्यमंत्री बोल दिए थे कि अगर 1932 का खतियान आधार पर स्थानीय नीति अगर बनाते हैं तो कोर्ट खारिज कर देगा। और अभी जब सरकार डगमगाने लगी, जब सरकार जाने वाली स्थिति में आ गई, जब विधायिका समाप्त होने वाली थी मुख्यमंत्री का, तो ये लोग पता नहीं एजेंडा के थ्रू लाए हैं या कैसे लाए हैं, विशेष सत्र बुलाया गया तो उसमें बोल रहे कि 1932 का खतियान लागू होगा। जब लागू हो सकता था, जब लागू होता तो जब आप मजबूती में थे और 3 साल का समय आपको दिया गया तो तब काहे नहीं लाए? हमें तो लग रहा है कि एक एजेंडा है। हाँ, अगर हम तो कहते हैं कि अगर भगवान सद्बुद्धि दिए हैं तो ज़रूरी मिले और लाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। ये पूरा झारखंड के भविष्य की बात है, बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन फिर भी हमें विश्वास नहीं होता है। 100% में हम कहेंगे हमको 30% ही भरोसा है। इस बार उम्मीद है, शिक्षा मंत्री जी भी कह रहे हैं कि इस बार सदन जब चलेगा तो 1932 सबसे पहले लागू किया जाएगा। हाँ, इसके पास जैसे होता है ना कि मरता क्या ना करता वाला हाल पैदा हो गया है। अगर ये नहीं लागू करेगा तो ये सरकार पूरी तरह से बैकफुट पे चली जाएगी, फिर इसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। इसलिए हो सकता है, आशा करते हैं कि लागू हो और जल्दी लागू हो। जी। मोतीलाल जी से हम जानना चाहते हैं कि 1932 ही आखिर क्यों, और भी बहुत बार सर्वे हुआ है, 1932 ही आप लोग मांग क्यों कर रहे हैं? देखिए, इसके पीछे पहले हम लोग को इतिहास जानना पड़ेगा, ज़मीन का सर्वे जानना पड़ेगा और बहुत कुछ जानना पड़ेगा, लेकिन उतना समय नहीं होने के कारण हम शॉर्ट में बता सकते हैं। देखिए, हमारे पास 4 गो सर्वे हुआ। पहला 1908 का सर्वे, दूसरा 1932 का सर्वे, तीसरा 1954 का सर्वे और चौथा 1964 का सर्वे। तो 1908 का जब सर्वे हुआ तो कुछ ही इलाकों में हुआ, और 1932 का सर्वे जो हुआ, जिसको आरएस सर्वे बोलते हैं, ये आरएस सर्वे जो हुआ ये झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, यानी बृहद पैमाने पर यही सर्वे हुआ है। और इसी में खतियान और पट्टा कागजात जितने हुए इसी में इशू हुआ था। ठीक है, इशू 1908 में भी हुआ था, लेकिन इसमें इशू हुए और बहुत सारे चीज़ें हैं कि अच्छे तरह से सर्वे हुआ और झारखंड के 85% इलाकों में हुआ, बचा 15% इलाका जो 1964 में सर्वे हुआ है। अगर आप खतियान आधारित लागू करते हैं, जो कोल्हान का इलाका छूटा हुआ है, तो आप 1932 लागू कीजिए, जिससे झारखंड का 85% इलाका अंदर घुस जाएगा, बचेगा 15% इलाका जो 1964 शामिल कर दीजिए, वो कोल्हान घुस जाएगा, यानी झारखंड पूरी तरह से अंदर आ जाएगा, मतलब सुरक्षित हो जाएगा। और जब खतियान लागू होगा, खतियान एक तरह से हम गाँव के भाषा में बोला जाता है कि एक घोरना है। घोरना हम लोग इसलिए घोरते हैं कि जो बाहर के जो पशु है
पशु है, बकरी है, जो भी है, वो अंदर ना घुस पाए और हमारा फसल ना खा पाए, चर ना पाए। उसी तरह से खतियान एक घोरना है। अब ये खतियान लागू होगा तो बाहर के जो लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, हमारा नौकरी, हमारा रोजगार, हम इस तरह से जो हमारे हक के जो हक अधिकार है वो खा ना पाएंगे, ले नहीं पाएंगे। इसलिए खतियान ज़रूरी है। और वो खतियान कब का हो, तो खतियान जो भी हो, चाहे 1908 हो, चाहे 1932 हो, चाहे 1954 हो, चाहे 1964 हो, लेकिन कभी भी उसको आधार जब तय किया जाए तो खतियान आधारित तय किया जाए। झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है। एक पत्रकार आते हैं, बिहार के पत्रकार कहते हैं कि झारखंड में 1932 कैसे लागू हो जाएगा, उस पत्रकार को क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले पत्रकार जो है ना, वो तो पहले जितना बोलता कम है और थूकता ज़्यादा है, तो उसको पहले उसका शब्द जो रहता है ना, रेलते हैं, पेलते जैसे शब्दों से जाके हिट हुआ है, तो उसको बोलने चाहते हैं थोड़ा ज्ञान बढ़ा लो, हर जगह मुंडी घुसड़ना ज़रूरी नहीं है। वो बिहारे में घुसड़ना, यहाँ नौटंकी मत करना। अब तुमको बताते हैं, अगर तुम वीडियो देख रहा है तो अच्छा से सुन लेना। उस पत्रकार महोदय से कहना चाहते हैं कि भारत में जितना कानून बनाया हुआ है ना, वो बोला था कि ये 1932 का जो खतियान है ये अंग्रेज़ों के समय बनाया हुआ कानून है, ये नहीं चल सकता। तो हम बताना चाहते हैं कि आप बिहार के हैं ना, तो बिहार में जाके चेक कीजिएगा, समस्तीपुर में 1932 के सर्वे के आधार पर वहाँ पर चल रहा है। 1932 के सर्वे के आधार पर वहाँ खतियान स्थानीय बनता है, चेक कर लीजिएगा। दूसरी बात, जो संविधान बना है ना, वो भारत सरकार अधिनियम 1935 का 60% भाग है। और 1935 में कौन था यहाँ अंग्रेज थे, अंग्रेज का शासन था, उनका बनाया हुआ कानून चल रहा है, पूरा संविधान चल रहा है। उसके बाद जो इंडियन पेनल कोड, IPC, CPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये बनाया हुआ कानून, जिसे पूरा कानूनी पुलिसिया विभाग चल रहा है, जिसे न्याय प्रणाली चल रहा है, ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। कब बना था ये कानून? 1860 में वो चल रहा है, लेकिन 1932 नहीं चल सकता। कितना घोंचू जैसा बात करते हैं आप, थोड़ा पढ़ लीजिएगा, दूसरी बार जब आइएगा ना तो थोड़ा अकल में ताला रखिएगा, नहीं तो। और तीसरी बात हम बताते हैं, जो वकील लोग काला कपड़ा पहनता है ना, ये भी अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है। अरे उतना तो छोड़ दीजिए, अंग्रेज जो वकील लोग जो ये पट्टा लगाता है ना यहाँ पर गला में, वो भी अंग्रेजों का बनाया। एक छोटा सा चीज़ चेंज नहीं कर पाया है अभी तक। आप बात करते हैं 1932, जितना भी नियम कानून चल रहा है भारत में, सारा अंग्रेजों का बनाया हुआ है। आप एक दिन स्टडी करके आइएगा, और अगर नहीं होता है, अगर औकात है, हिम्मत है, तो इस खतियान पर और कभी भी डिबेट करने के लिए बैठ जाइएगा, आपको मुंह तोड़ जवाब देंगे, पूरा श्योर। ठीक है, एकदम प्रूफ के साथ देंगे, और ऐसा प्रूफ देंगे कि आपको फिर दूसरी बार बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। जी। एक चीज़ जानना है दादा कि जिस समय अभी आंदोलन बहुत बड़ा झारखंड में फैल चुका है, जब आंदोलन शुरुआत हो रहा था तो भाषा को लेकर शुरुआत हो रहा है, अभी खतियान को लेकर चल रहा है। क्या भाषा का आंदोलन, भाषा का लड़ाई आप लोग का समाप्त हो चुका है? देखिए, भाषा का महत्व नहीं, समाप्त नहीं हुआ है। भाषा बहुत महत्व रखता है। जैसे देखिए, घर में पहले हम लोग जब घर बनाते हैं तो घर में एक चारदीवारी देते हैं, चारदीवारी के बाद हम लोग एक दरवाज़ा भी लगाते हैं। तो चारदीवारी क्या है? चारदीवारी आज के डेट में झारखंड के लिए वो खतियान है। अब खतियान से भी कोई फांद के अगर गलत तरीके से किसी का वंशावली में जोड़ के और गलत तरीके से अगर बना भी लेता है, तो भाषा क्या करता है, वो दरवाज़ा जो घर में लगता है ना, दरवाज़ा जैसे मान लीजिए पचरी फांद के, घोरना फाड़ के अगर कोई अंदर घुस गया, तो उसको रोकने का काम कौन करता है? दरवाज़ा रोकने का काम करता है। तो भाषा वही दरवाज़ा है। अब कोई भाषा अगर यहाँ के क्षेत्रीय भाषा को जानेगा, यहाँ के जनजातीय भाषा को जानेगा, तभी तो यहाँ नौकरी ले पाएगा, अगर वो उसका महत्व रहेगा तो। और अगर भाषा का महत्व नहीं रहने दिया जाए, तो डायरेक्टली जो पचरी फांदा, जो घोरना फाड़ा, वो अंदर घुसेगा और नौकरी ले लेगा। इसका मैं समझाना चाहता हूँ, कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ। देखिए, रसोइया, इसमें देख सकते हैं कि रसोइया करती है अनुवाद, तब पाठ पढ़ते हैं बच्चे। ये मामला है खूंटी जिला का। खूंटी जिला के एक तोरपा प्रखंड है, वहाँ के एक स्कूल का मामला है, जहाँ 40 बच्चे पढ़ते हैं, और 40 बच्चे पढ़ते हैं तो वहाँ मुंडा जाति के, जनजाति के बच्चे हैं, जो हिंदी नहीं जानते हैं और अन्य भाषा नहीं जानते, केवल और केवल मुंडारी जानते हैं। लेकिन वहाँ का जो शिक्षक है वो क्षेत्रीय शिक्षक नहीं है, और वो मुंडारी भाषा को नहीं जानता है, तो वहाँ के बच्चे उनके समझ ही नहीं पाते। तो रसोइया क्या करती है, जो टीचर है वो हिंदी में पढ़ाते हैं, और जो रसोइया जो मतलब जो खाना बनाती है, जो मिड डे मील बनाती है, वो उसको मुंडारी में ट्रांसलेट करती है, तब वहाँ के बच्चे समझ पाते हैं। अगर मुंडारी भाषा या जितना भी 5 जनजातीय भाषा है, संथाली, कुड़ुक, मुंडारी, हो, खड़िया, ये 5 भाषा की पढ़ाई हो, और ये 5 भाषा के शिक्षक की बहाली हो, और 4 क्षेत्रीय भाषा खोरठा, कुड़माली, नागपुरी और पंच परगनिया, इन भाषाओं को संरक्षण हो और इनकी शिक्षक की भर्ती हो, तो हमारे बच्चे आसानी से उस सब्जेक्ट को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। वैसे भी एजुकेशन पॉलिसी यानी शिक्षा नीति 2020 से वो भी कहती है कि कभी भी शिक्षा देना है तो एक क्षेत्रीय भाषा में देना है या जनजातीय भाषा में देना है, और एक
नेशनल लैंग्वेज को लेके चलना है। जी जी जी। तो वो शिक्षा नीति भी कहती है, लेकिन यहाँ की सरकार उसको फॉलो नहीं कर रही। अभी टीचर की वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें हम लोग का एक लड़का अपना डाटा भेजा था कि उसमें देखते हैं कि क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा का शिक्षक की बहाली ही नहीं है। तो बताइए, जो क्षेत्रीय भाषा जनजातीय भाषा से जो बीएड कर रहा है, जो पीजी किया है, जो पीएचडी कर रहा है, वो छात्र कहाँ जाएंगे? समझने वाली बात है। और एक मामला हम दिखाते हैं, झारखंड में बहुत ज़्यादा मामला फैला था उर्दू को लेकर। लोग उर्दू को लेकर फैला था, सब कह रहे थे कि उर्दू को जब शामिल कर दिया गया था यहाँ पे, तो सारे मुस्लिम हम लोग जब उर्दू का विरोध कर रहे थे, हम लोग बोल रहे थे कि उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं हो सकता, वो राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, क्षेत्रीय भाषा नहीं है। तो इसमें विवाद खड़ा हो गया। देखिए, किसी भी जात, संप्रदाय, लिंग या धर्म से हमारी लड़ाई नहीं है, समझने की। अगर कोई मुसलमान भाई है तो यहाँ पर है, तो खतियानधारी तो यहाँ का है निवासी, ठीक है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं। और उसकी क्षेत्रीय भाषा या तो खोरठा है, कुड़माली है, नागपुरी है, पंचपरगनिया है। अगर जनजातीय क्षेत्र में रहता तो बहुत लोग संथाली, मुंडारी भी बोलते हैं मुसलमान लोग, तो वो क्षेत्रीय भाषा यहाँ का उर्दू नहीं है। वही चीज़ हम कहना चाहते थे। तो देखिए, यहाँ जो झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ है, वो कह रहा है साफ साफ शब्दों में कि उर्दू जो है, उर्दू अतिरिक्त या क्षेत्रीय विषय नहीं है। वो खुद मान रही है, लेकिन यहाँ के पॉलिटिकल लीडर जो हैं वो उसको उर्दू को क्षेत्रीय भाषा शामिल करने में लगे हुए हैं। इसका जो है, इसका नाम है अमीन अहमद, ये प्रदेश महासचिव हैं झारखंड राज्य उर्दू शिक्षक संघ के, उनका साइन है। और ये इशू लेटर हुआ है 4/7/2022 का, यानी 7वां महीना में इशू है। वो लोग खुद मान रहे हैं कि उर्दू क्षेत्रीय भाषा नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल लीडर अपने आप इसको क्षेत्रीय भाषा में शामिल कर दिए हैं। सही बात है भैया, ये क्षेत्रीय भाषा हो ही नहीं सकता। क्षेत्रीय भाषा किसको बोलते हैं? क्षेत्रीय भाषा उसको बोलते हैं जो केवल उसी क्षेत्र में बोला जाता है, उस क्षेत्र के अलावा कहीं नहीं बोला जाता है, उसको बोलते हैं क्षेत्रीय भाषा। जैसे आपका गुजराती हो गया क्षेत्रीय भाषा, मराठी हो गया क्षेत्रीय भाषा, हम लोग के यहाँ खोरठा हो गया, कुड़माली हो गया, नागपुरी हो गया, पंचपरगिया, ये सब क्षेत्रीय भाषा है। अब हम कहेंगे कि हिंदी क्षेत्रीय भाषा है, तो नहीं है। हिंदी क्षेत्रीय भाषा नहीं है, राष्ट्रीय भाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। हम इंग्लिश को कह देंगे कि वो क्षेत्रीय भाषा है, शामिल कर देंगे, तो ये गलत है ना, नहीं हो सकता। और नियोजन नीति में इसी में पेच फंसा हुआ है, नियोजन नीति में इसी में पेच फंसा हुआ है। सरकार ने क्या किया है कि हिंदी और इंग्लिश को बाहर कर दिया है, कह दिया कि वो राष्ट्रीय भाषा है, अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और हम क्षेत्रीय भाषा को महत्व देने के लिए इन दोनों भाषाओं को निकालते हैं, लेकिन उर्दू को शामिल कर दिया। अब उर्दू को जब शामिल कर दिया है, तो उर्दू भी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा और राष्ट्रीय भाषा है, तो वो कैसे शामिल हो सकता है? पेच इसी में फंस रहा है। तो आपको तीनों भाषाओं को निकालना पड़ेगा, और हम इसका स्वागत करते हैं कि 9 भाषाओं को महत्व देने के लिए वो हिंदी इंग्लिश को निकाले हैं, संस्कृत को भी निकाले हैं, तो आप उर्दू को भी निकालिए, उर्दू को भी निकाल दीजिए, सारा मामला सुरक्षित हो जाएगा। अब है कि आगे देखिए, आगे की क्या नीति कहती है। हमारा नियोजन की उसी का मामला है, जो मैट्रिक इंटर का मामला है, उसी में देखिए सरकार क्या करे कि जेएसएससी नियमावली संशोधन मामले में 1 दिन के पैरवी के लिए 2 अधिवक्ताओं पर खर्च है 30 लाख रुपया। अब सरकार जो हेमंत सोरेन की जो सरकार है, झामुमो की जो सरकार है, वो मैट्रिक इंटर की नीति लाई है कि जो यहाँ से मैट्रिक इंटर किया है वही यहाँ के राज्य के नौकरियों में वही यहाँ पर फॉर्म भर सकता है, वही नौकरी ले सकता है। तो एक बात बताइए, जो हमारे जो लोग हैं, जो महाराष्ट्र गए, गुजरात गए, जो वहाँ नौकरी किए, जो उनका बच्चा वहाँ पर पढ़े, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? क्या वो लोग फॉर्म भरने का अधिकार नहीं? अब ये इस गलत नियोजन नीति को बचाने के चक्कर में एक सुनवाई का जेएमएम की जो सरकार है, वो मुकुल रस्तोगी, जो सुप्रीम कोर्ट का मतलब सीनियर वकील जो है मुकुल रस्तोगी, उसको ले आया, और 1 दिन का फीस कितना दे रहा है? 30 लाख रुपया। अभी तक 7 सुनवाई है, लगभग 2 करोड़ रुपए केवल गलत नीति को बचाने के लिए खर्च कर रही है। यानी हमारा पैसा गलत नीति को बचाने में खर्च कर रही है सरकार। देखिए, नीति क्यों जरूरी है? रघुवर दास आया, यही स्थानीय नीति और नियोजन नीति बनाने में 2.5 से 3 साल बर्बाद कर दिया। उसमें किसका भविष्य बर्बाद हुआ? झारखंड के छात्रों का, झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद हुआ। 2.5-3 साल लगा दिया वो नीति बनाने में, वो भी सही से नहीं बन पाया, कोर्ट में खारिज हो गया। 1985 उला दिया, जो गलत है, क्योंकि सर्वे सेटलमेंट को वो भी नहीं माना। ये भी सरकार आई 3 साल खाली नीति बनाने में। तो हमारा जो छात्र जो तैयारी कर रहा है, जो कंपटीशन का तैयारी कर रहा है, जिसका परिवार इस आशा लगा के बैठा है कि मेरा बच्चा का नौकरी लगेगा तो हम लोग का भविष्य सुधरेगा, हम लोग का घर परिवार सुधरेगा, तो उसका शादी ब्याह होगा, लेकिन इस नीति के चक्कर में सारा बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं? जेएमएम कर रही है 1932 लागू करेंगे, वहीं महागठबंधन में कांग्रेस और आरजेडी है जो उसका खुला विरोध करेंगे अगर 1932 लागू हो जाए तो। देखिए, हम 2 ही पार्टी से यहाँ उम्मीद कर सकते हैं कि ये लागू कर सकती है या यहाँ के लोगों के बारे में सोच सकती है। एक झारखंड मुक्ति मोर्चा है और एक आजसू है।
भारतीय जनता पार्टी से आसान नहीं है और कांग्रेस से आसान नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए, कांग्रेस है राष्ट्रीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, वो झारखंड में सरकार नहीं बनती है, एक तरह से वो बाहरी पार्टी, नई सरकार बनेगी तो उसको कोई मतलब नहीं, दूसरे राज्य में सरकार बना लेगी। भारतीय जनता पार्टी ये तो बाहरी जनता पार्टी है, ये यहाँ सरकार नहीं बनाएगी, किसी और अन्य राज्यों में सरकार बना लेगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा और आसू को सोचना चाहिए कि आपका यहाँ के अलावा कोई भविष्य है, आपको यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के क्षेत्रीय मुद्दों के बारे के सोचने के अलावा कोई उपाय है? नहीं है। आपको यहाँ के अलावा कोई भविष्य है? नहीं है। अगर आपको यहाँ बचे रहना है और राज्य करना है तो यहाँ के लोगों के बारे में सोचना पड़ेगा। और संविधान भी यही कहता है कि राज्य सरकार चाहे तो अपने राज्य के लोगों के लिए, अपने राज्य के हित के लिए, लोक कल्याण के लिए वैसा कानून बना सकता है जो यहाँ के लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिले। जी। 1985 में क्या दिक्कत है? 1985 कोई सर्वे सेटलमेंट है ही नहीं, वो खतियान नहीं है, एक आधार माना गया अपने से सरकार के द्वारा। ये नहीं हो सकता कभी भी। स्थानीय वही झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है, चाहे वो 1964 का हो, चाहे 1954 का हो, चाहे 1932 का हो, चाहे 1908 का हो, लेकिन झारखंडी वही है जिसके हाथों में खतियान है, साफ शब्दों में। जी। तो अगर जो लागू हो पाता है लागू कीजिए, और जैसे लागू हो सकता है खतियान आधारित पर बनाइए। देखिए, बाहरी लोग जब यहाँ पर सत्ता में जब आसीन होते हैं तो कैसे कैसे नीतियाँ बनती है आप इसके समझ सकते हैं। नियुक्ति मामले में राज्य संस्थान से 10वीं या 12वीं के पास होने की शर्त पर सरकार अभी तक कायम है। क्यों कायम है? क्योंकि यहाँ जो नीति बनाने वाले हैं, जो IAS हैं, IPS हैं, जो नीति बनाते हैं, सब बाहरी लोग हैं। आप देखिए, JPSC संस्था से देख लीजिए, आप JSSC की संस्था में देख लीजिए, कौन लोग बैठे हुए हैं? सारे बाहरी लोग बैठे हुए हैं। तो नीतियाँ भी तो बाहरी लोगों के लिए ही बनेगी। अब JPSC इसमें देखिए, JPSC सबसे बड़ी संस्था है, आप भी जानते हैं। JPSC संस्था में कहती है कि JPSC चाहता है PT में आरक्षण पर न्यायालय कमेटी संशोधन को तैयार नहीं है ना। मतलब JPSC चाहता है कि PT में आरक्षण दे, और अन्य राज्य के जैसे छत्तीसगढ़ का है PCS है, बंगाल का PCS है, बिहार का PCS देख लीजिए, सब में PT आरक्षण मिलता है। लेकिन झारखंड एक ऐसा राज्य है जहां पर PT में आरक्षण नहीं मिलता है। इसी के कारण से छठा JPSC में ये मामला अटक गया था, कोर्ट चला गया था कि आरक्षण नहीं देने के कारण। तो इस तरह की नीतियाँ, इस तरह की गड़बड़ियाँ अगर होती रहेंगी तो इसमें किसका भविष्य बर्बाद हो रहा है? झारखंड के छात्रों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, झारखंड के बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, जिसके कारण से हमारा मानव संसाधन बर्बाद हो रहा है। और मानव संसाधन बर्बाद होने के कारण उसका घर उजड़ रहा है, किसी की शादी नहीं हो रहा है, किसी का उम्र बीता जा रहा है। अभी हम ही को देख लीजिए, हम 23 साल में स्टडी करना शुरू किए थे। हम सोचे कि JPSC अगर हर साल होगा तो 2016 में एग्ज़ाम हुआ, तो हम सोचे कि हर साल होगा तो एक ना एक JPSC हम निकाल लेंगे। 2016 में एग्ज़ाम होता है, डायरेक्ट 2021 में होता है, यानी 5 साल बाद, जबकि अन्य राज्यों में हर साल एक JPSC, एक PCS होता है। तो सोचने वाली बात है, अगर 5 साल में एक एग्ज़ाम होगा तो बच्चा का भविष्य कैसे सुधरेगा? उसके बाद JSSC CGL का आप देख लीजिए, 2014 में वैकेंसी निकलता है, 2015 में एग्जाम होता है, रद्द हो जाता है, फिर वही फॉर्म 2019 में निकलता है, फिर रद्द हो जाता है, फिर 2021 में फॉर्म, 2022 में वही फॉर्म भराता है। यानी एक JSSC CGL को क्लियर होने में 6 साल लगता है, लेकिन आज तक क्लियर नहीं हो पाया। अच्छा, इसको कैसे देखते हैं? JPSC का अब तक कट ऑफ जारी नहीं किया गया, 251 को नौकरी भी दिया गया, लेकिन अभी तक कट ऑफ JPSC का जारी नहीं। देखिए, शुरू से JPSC विवादित रहा है, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, छठा हो, सातवां, सब विवादित है, केवल नीति नियमावली के चक्कर में। अभी मैं इसका उदाहरण देना चाहता हूँ, सेकंड JPSC का देखिएगा। सेकंड JPSC का उदाहरण देखा क्या हुआ था सेकंड JPSC में। सेकंड JPSC में इतना धांधली हुआ था कि बिना PT पास किए हुए बच्चों को पास कर दिया गया था, बिना PT पास किए हुए। देखिए, ये पेपर है, देखिए कैसे पास होता। PT में फेल, फिर भी 50 से अधिक बने अफसर, ये सेकंड JPSC का है जी। तो यहाँ पर कोई माँ बाप नहीं है, किसी कोई संस्था का माँ बाप नहीं, जैसे चाहता है ऑफिसर लोग, जैसे चाहता है वैसे घुमाता है, जैसे चाहता है वैसे नियमावली बना देता है। फर्स्ट और सेकंड JPSC में इतना धांधली हुआ है कि बता ही नहीं सकते। छठा JPSC में उसी तरह फंस गया, PT में आरक्षण नहीं देने की वजह से। और आपका मेरिट पेपर जो था, क्वालिफाइंग पेपर था, उसको मेरिट पेपर बना दिया गया, हिंदी इंग्लिश के नंबर को जोड़ दिया गया, फिर वो कोर्ट में जाके फंसा। 7वां JPSC में हम खुद आंदोलन किए, उसमें भी क्या हुआ, कट ऑफ डेट जारी नहीं किया गया, कट ऑफ नहीं जारी किया गया, फिर हम लोग आंदोलन किए, तब कट ऑफ जारी हुआ, पेपर लीक हो गया, बिना OMR सीट का 57 बच्चों को पास कर दिया, 57 बच्चों को एक ही रूम से पास कर दिया गया। हम लोग आंदोलन किए था, फिर वो 57 बच्चों को रद्द किया गया, उसमें भी पेपर लीक हुआ था, जाँच नहीं हुआ। तो जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं आएगी, चाहे JSSC हो चाहे JPSC,
जब तक उसमें ट्रांसपेरेंसी यानी पारदर्शिता नहीं आएगी, और अगर उस तरह से एग्जाम होता है, परीक्षा होता है, तो वो फंसेगी ही फंसेगी। कोर्ट अंधा नहीं है। जी। आप सरकार अंधा हो सकता है, सरकार पॉलिटिकल एजेंडा खेल सकती है, लेकिन कोर्ट अंधा नहीं है, कोर्ट में फंसेगा। इसलिए हम एक ही बार सभी झारखंड वासियों से, झारखंड के छात्रों से अपील करना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है, जो 1932 के खतियान आधार पर जितनी नीतियां हैं, चाहे स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, विस्थापन नीति हो, उद्योग नीति हो, सभी पर इस आंदोलन करके एक बार मार कूट के बना लीजिए, ताकि आने वाला भविष्य हमारा सुधर सके। जो 25 से 30 लाख हमारे बच्चे बेरोजगार हैं, उनको रोजगार मिल सके, शिक्षा मिल सके, पानी बिजली सुविधाएं सारी मिल सके। एक पेपर कटिंग में आपका देख रहे थे हम कि मधुलिका कंपनी के बारे में आप कुछ कह रहे थे, उस पेपर में मधुलिका के बारे में कुछ लिखा हुआ, क्या कुछ है उसका मामला? ये एक मामला है मधुलिका स्वीट्स की। ये मधुलिका स्वीट्स एक्चुअली में धनबाद के बस स्टैंड के सामने मधुलिका स्वीट्स है, जो यहाँ के संसाधन पानी, बिजली, ज़मीन सबका प्रयोग करता है। लेकिन जब यहाँ पर वैकेंसी निकलता है तो वो क्या लिख देता है अपना वैकेंसी में कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल बैकग्राउंड झारखंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट शुड नॉट बी अप्लाई। मतलब इस मधुलिका के जो मैनेजर का पद है, उसमें झारखंड बोर्ड से जो बच्चा पास किया है या झारखंड यूनिवर्सिटी से जो पास किया है, वो बच्चा यहाँ नौकरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता है। दुर्भाग्य देखिए इस राज्य का कि एक छोटा सा संस्थान यहाँ के नियम कानून को फॉलो नहीं करता है, और यहाँ की राज्य सरकारें हैं कि बाहरीकरण करने में लगी हुई है। तो ये दुर्भाग्य है। इसीलिए सभी झारखंडियों से अपील रहेगा कि आइए एक बार लड़िए और अपना हक अधिकार, अपनी अस्मिता की रक्षा कीजिए। एक अंतिम सवाल है मोतीलाल जी, अभी झारखंड में बहुत बड़ा आंदोलन जो खड़ा हुआ है, अब सरकार भी 1932 को लेकर बात कर रही है, लग रहा है 1932, ये अंतिम सवाल है आपसे, 1932 उम्मीद है लागू हो जाएगा? उम्मीद तो हम पहले ही शुरू में ही बोल दिए कि 100% में हमको 30% ही भरोसा है, क्योंकि सरकार इतना भरोसा तोड़ चुकी है ना कि अब भरोसा होता ही नहीं है। मतलब इतना भरोसा टूटने के बाद आज 3 साल से भरोसा ही टूट रहा है, आश्वासन पे आश्वासन, इसलिए भरोसा नहीं होता है। 30% फिर भी भरोसा है कि हो सकता है। ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत ही धन्यवाद का पात्र होंगे। ये झारखंड सरकार धन्यवाद के पात्र होगी, हेमंत सोरेन की सरकार धन्यवाद के पात्र होगी, जितने भी इसके मंत्री विधायक सभी धन्यवाद के पात्र होंगे। मोतीलाल जी, इतना महत्वपूर्ण समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद।